प्यारे बच्चों, अपनी जो 10th की साइंस है और उस साइंस में हम लोगों ने मिलकर एक पर्सन बैंक तैयार किया है। जैसे अभी आप लोगों के बीच पीडीएफ पहुंच गई होगी। जिनके पास नहीं पहुंची वो अपने टीचर से संपर्क करें। वो सीबी ऑफिस से बबलेश जी सर हैं, उनसे वो कलेक्ट कर लेंगे। देखो, पर्सन बैंक कक्षा 10 के लिए विज्ञान के लिए है ना, इस टाइप से आपको पेज मिलेंगे। उसमें देखो, मुख्य संरक्षक श्रीमान बबलेश जी शर्मा है, सीबीओ राजगढ़ चूरू। संरक्षक श्री दीवान जी सूरा, एसीबीओ राजगढ़ चूरू। श्री बेदर्ग जी, एसीबीओ राजगढ़ चूरू। और मुख्य मार्गदर्शक है हमारे प्रिंसिपल सर वीरेंद्र कुमार जी पूनिया। प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रावसर कुंजला। और श्री डॉक्टर सोमवीर सिंह सरावग, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डोकुआ राजगढ़ चूरू। फिर हनुमान जी सेवरान, हमारे वाइस प्रिंसिपल सर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रावसर कुंजला राजगढ़ चूरू। सेवकर्ता हमारे वरिष्ठ अध्यापक जयलाल जी और दिरिया सिंह जी सर। और मेरे द्वारा ये सारा लेखन का कार्य किया गया इन सबके सहयोग से, और इन सभी जितने भी महानुभाव उन सबके आशीर्वाद से मैंने ये मेहनत करके एक आप लोगों के लिए एक पर्सन बैंक तैयार किए। और पर्सन बैंक में देखो, चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन हैं इसमें। हम क्या करेंगे, हर एक चैप्टर का आपको एक वीडियो मिलेगा, और ये वीडियो जो आपको मेरे यूट्यूब चैनल है, जब आपको मिले तो वीडियो देखो, तब आप क्या करो कि उस यूट्यूब चैनल को आप एक बार सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब मैं सेकंड डालूं वीडियो दूसरा चैप्टर नंबर 2 का, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, ताकि बार बार आपको फिर उसको कलेक्ट करने के लिए दूर आपको भागना ना पड़े। आपके अपने आप ही यूट्यूब चैनल पे क्या है, अपने आप ही नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हाँ सेकंड वीडियो आ गया, तो आप उसको आप देख सकते हो। ठीक है ना। इसमें ये क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों के अलावा अपने है ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी इसमें हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, है ना। तो डेली है ना हम एक चैप्टर का है ना डेली वीडियो अपलोड करेंगे, और उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये और इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम ऐड कर सकते हैं, वो करेंगे। ये मानो कि एक घंटे का लगभग वीडियो होगा अपना एक चैप्टर का, और उस एक चैप्टर में अगर आप ये वीडियो देख लोगे, ये मानो उस चैप्टर में से आपके क्वेश्चन गलत होने की संभावना लगभग नगण्य यानी नहीं के बराबर होगी। ठीक है ना। अब देखो, अपना पहला चैप्टर है ये, और इस पहले चैप्टर का नाम क्या है, इसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। देखो, ये आप देख सकते हो, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, ये वाला चैप्टर ये आपके साइंस में पहला चैप्टर है। अब देखो, इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ तो अपने क्या है, यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो थोड़ा डिस्कस करेंगे। उसके बाद छोटे छोटे क्वेश्चन है, उसके बाद थोड़े बड़े वाले क्वेश्चन है, इसमें हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। देखो, पहला नंबर 1 पहला क्वेश्चन है, और पहला क्वेश्चन क्या है, देखो इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ देखो कि Fe2O3 प्लस 2Al यानी एल्यूमिनियम, इससे बन रहा है Al2O3 प्लस 2Fe। और इस दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, यानी किस प्रकार की रिएक्शन है। अब देखो, इस रिएक्शन में आप थोड़ा ध्यान रखना, ही थोड़ा सा आप गौर करोगे तो आप आराम से कर सकते हो। देखो, रिएक्शन में अलग अलग टाइप है अपने सिलेबस में। विस्थापन अभिक्रिया है ना, द्विव विस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसको हम प्रतिस्थापन बोलते हैं या द्विव प्रतिस्थापन बोलते हैं, जैसे उष्माक्षेपी, उष्माशोषी, ऑक्सीकरण, अपचयन, संयोजन, वियोजन अभिक्रिया, उत्क्षेपण अभिक्रिया, अलग टाइप अपने उनमें। देखो, यहाँ देखो, ये चेक करना आपको कि ये एल्यूमिनियम है ना, ये यहाँ के जुड़ रहा है, देखो यहाँ ये तो है, और इस Fe को यहाँ से हटा रहा है, Fe यहाँ आ गया, यानी इस एल्यूमिनियम ने Fe को यहाँ से क्या कर दिया, हटा दिया, प्रतिस्थापित कर दिया, यानी यहाँ से विस्थापित कर दिया, और यहाँ फिर ये Fe अलग निकल गया बाहर। और जिस अभिक्रिया में कोई अधिक क्रियाशील तत्व है यानी एलिमेंट, वो कम क्रियाशील तत्व को वहां से क्या कर दें, प्रतिस्थापित कर दे, हटा दे, और हटाने वाली अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। यानी एक ने एक को उठाया है तब तो विस्थापन अभिक्रिया। और आगे इसमें और आएगी अपने, जिसमें एक दूसरे को उठा देंगे, वहां आयनों का आदान प्रदान होगा, उसको द्विव विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पर ये कौन सी है, एक ने सिर्फ एक को उठाया, तो कौन सी है, ये विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी है, विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका अपने पहले का ऑप्शन क्या हो गया इसमें, डी यानी विस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद देखो सेकंड, मैग्नीशियम का वायु में जलना। दूसरा क्या है, मैग्नीशियम का वायु में जलना। अब देखो, कहीं पर भी कुछ भी लिखा हुआ आ जाए आपके एग्जाम में, कार्बन का जलना, या कह दें कोई जैसे ये अपने कागज का जलना आ जाए, है ना, या लकड़ी का जलना आ जाए, या मैग्नीशियम का जलना, किसी का भी जलना आ जाए, दहन किसी का आ जाए, या जलना लिखा आ जाए, या दहन लिखा हुआ आ जाए, कार्बन का दहन, है ना, लकड़ी का दहन, कागज का दहन, कंबंसन, दहन तो कंबंसन, जलना कहीं आ जाए। और जलने वाली रिएक्शन हमेशा ऑक्सीजन है ना O2 उसकी उपस्थिति में होती है, और जिस अभिक्रिया में O2 जुड़े है ना, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो जलने वाली कहीं पर भी नाम आ जाए तो आप टिक क्या करोगे इसमें,
ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया करेंगे। इसका मतलब अपचयन, वाष्पन, ऑक्सीकरण, ऊर्ध्वपातन कौन सा होगा? ऑक्सीकरण वाली रिएक्शन। कौन सी इसमें? ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। इसका उत्तर सेकंड का क्या हो गया? सी वाला यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। सर देखना इसमें टिक जो दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं कि बच्चों को, या दूसरा मार्कर काम में लूं, रेड कलर लूं क्या? तो इस तरह से, तो यहाँ ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण वाली। इसके बाद देखो तीसरा, और देखो तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। देखो कैसे कैसे बनेगी दो प्रकार की। क्या लिखा है? दानेदार जिंक की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका नाम क्या है? H2SO4 को क्या बोलते हैं? अब देखो याद रखना, ये वैसे भी प्रश्न आएंगे। H2SO4 का नाम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। ये एसिड है, अम्ल है। कि क्रिया कराने पर कौन सी गैस उत्सर्जित होगी? यानी जिंक है ना, इसकी रिएक्शन करवा रहे हो किसके साथ? H2SO4 के साथ, इस तरह से। अब देखो ये इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ये वैसे डायरेक्ट रिएक्शन पूरी करने के अंदर ही पूछ सकते हैं आपको। यहाँ लिख देंगे ए क्या बनेगा प्लस H2 लिख देंगे, तो आपको जोड़ना है बस। जिंक प्लस SO4 क्या बन गया? ZnSO4, जिंक सल्फेट, प्लस क्या निकलेगी बाहर? H2। कौन सी गैस बाहर निकलेगी? H2 गैस बाहर निकलेगी। और देखो इस रिएक्शन का डायग्राम भी है, डायग्राम में है ना, आप परख नली में जिंक लो, उस पर तनु H2SO4 डालो, फिर पाइप की सहायता से इधर पानी के अंदर लगा के, और फिर दूसरी परख नली में आप H2 गैस प्राप्त करें। और वहां लिखा होता है कि पट पट अगर उसको जलाएं, जलाने पर पट पट की आवाज के साथ जलती है, और जो पट पट की आवाज के साथ जले वो कौन सी गैस होती है? H2। इसका मतलब धातु पर, धातु कोई भी आ जाए, जैसे जिंक है ना, जिंक धातु है, धातु पर अगर अम्ल क्रिया करेगा तो कौन सी गैस निकालेगा? हमेशा हाइड्रोजन गैस। कौन सी निकालेगा? H2 गैस। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा इसका? H2 गैस। ये थोड़ा ध्यान रखना, H2 गैस। इसके बाद देखो अपना अगला चौथा प्रश्न 4 नंबर। 4 में देखो, निम्न में से किस रसायन का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है? अब देखो ध्यान रखना, ये किस रसायन का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है, ये ध्यान रखना है, फोटोग्राफी में। अब देखो वैसे तो ऑप्शन है ना, ये 4 ऑप्शन है, वैसे तो इसका यूज करते हैं सिल्वर ब्रोमाइड का। किसका करते हैं? अगर ऑप्शन में ये आ जाए ना तो आपको ये करना है, किसका करते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग करते हैं। यानी इस तरह से AgBr, इसको बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। इसका यूज फोटोग्राफी में करते हैं। जैसे आजकल तो के डिजिटल कैमरे आ गए, पहले क्या है, कैमरों में रील डलती थी, और उस रील के साथ में AgBr को काम में लेते हैं। तो AgBr का यूज होता है किसमें? फोटोग्राफी में। लेकिन यहाँ देखो सिल्वर ब्रोमाइड नहीं है, लेकिन सिल्वर का एक है, ये क्या लिखा है? सिल्वर क्लोराइड। तो हमारे पास सिल्वर ब्रोमाइड नहीं है, क्या लिख दिया यहाँ? सिल्वर क्लोराइड लिख दिया। तो आपको सिल्वर क्लोराइड करना है फिर। और अगर इसकी जगह लिखा हुआ जाए सिल्वर ब्रोमाइड, तो उत्तर हमारा क्या होगा? सिल्वर ब्रोमाइड। सही उत्तर इसका सिल्वर ब्रोमाइड ही है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में सिल्वर क्लोराइड लिखा है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? सिल्वर क्लोराइड। अब देखो इसके बाद फिर अगली, और अगली में लिखा ना, वियोजन अभिक्रिया के लिए आवश्यक है। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है? वियोजन अभिक्रिया के लिए आवश्यक है। वियोजन अभिक्रिया के लिए, वियोजन मतलब वे अभिक्रियाएं जिनमें क्या हो? टूटने वाली क्रियाएं, किसी क्रिया कारक है उसको तोड़ के उत्पाद बनाए, उत्पाद बने, दो या दो से अधिक उत्पाद बन जाए। तो तोड़ने के लिए क्या चाहिएगा? या तो उसको गर्म करेंगे, क्या करेंगे? गर्म करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उष्मीय अभिक्रिया बोलते हैं। या फिर प्रकाश डालेंगे उसके ऊपर, तो उसको बोलते हैं प्रकाशिक अभिक्रिया बोलते हैं। प्रकाशिक अभिक्रिया यानी प्रकाश की सहायता से इसको आप तोड़ सकते हो। या फिर क्या करें? विद्युत ऊर्जा यानी लाइट पास करें उसके सॉल्यूशन में से, और लाइट पास करोगे ना तब टूट जाएगा वो, उसको बोलते हैं विद्युत अपघटन। देखो अलग अलग 3 नाम हो गए। उष्मीय अपघटन, जिन अभिक्रियाओं में क्रियाकारक को उष्मा की सहायता से तोड़ा जाता है, वो उष्मीय अपघटन। जिन अभिक्रियाओं में क्रियाकारक को तोड़ने के लिए सूर्य का प्रकाश काम में लिया जाए, उसको बोलते हैं प्रकाशिक अपघटन। और जिन अभिक्रियाओं में तोड़ने के लिए लाइट काम में ली जाए, उसको बोलते हैं विद्युत अपघटन। इसका मतलब वियोजन वाली अभिक्रियाओं में हम इन तीनों को काम में ले सकते हैं। या तो आप टेम्परेचर, ताप लो, गर्म करोगे, उष्मा लेंगे, या फिर प्रकाश डालोगे उससे टूटेगी, या फिर क्या करेंगे, इसमें विद्युत ऊर्जा काम में लेंगे तो इसे लाइट से टूटेगा। इसका मतलब वियोजन अभिक्रिया के लिए क्या आवश्यक है? उष्मा भी आवश्यक है, प्रकाश भी हमें जरूरी है, विद्युत की सहायता से भी तोड़ सकते हैं। इसका मतलब
हमारे सारे ऑप्शन सही है। इसका उत्तर सही क्या हो गया? उपर्युक्त सभी, यानी इन सब की सहायता से हम वियोजन अभिक्रिया को कर सकते हैं। या होती क्या वियोजन अभिक्रिया? अभी बताया ना मैंने, क्रिया कारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बना दें, उसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। टूटना क्या बोलते हैं? टूटना, यानी टूटने वाली अभिक्रिया। उसके बाद देखो अगला, अगला और अगले में देखो क्या लिखा है, छठा ऑप्शन। तो छठे में क्या है? यहां लिखा हुआ है रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया है कौन सा? ZnO प्लस कार्बन के साथ क्रिया करवा के जिंक बनाया और CO बना दिया। मतलब इस O से ZnO से O निकल कर C के साथ जुड़ गया और CO बन गया। अब देखो ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो होती है ना, रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। रेडॉक्स में जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी हो और अपचयन दोनों साथ साथ चले, एक क्रिया कारक का ऑक्सीकरण हो, एक का अपचयन हो, उसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, या उसको पूरा नाम क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, ऐसे बोलते हैं। या बोलते हैं उसको रेडॉक्स अभिक्रिया। ये आगे अपने अलग से पढ़ेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए, ऐसे आ जाए। तब रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या लिखोगे? वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, उनको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। फिर आप एग्जाम्पल ये लिख सकते हो। और प्रकृति में अधिकतर है ना रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। अगर एक का ऑक्सीकरण होगा दूसरे का क्या होगा? अपने आप ही अपचयन होगा। तो यहाँ पर देखो ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। अब क्या लिखा है इसमें? इसके लिए इन चारों में से कौन सा कथन सही है? अब देखो पहला क्या है? ZnO उपचयित हो रहा है। उपचयित मतलब, अब देखो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। ये उपचयित, उपचयित को हम ये भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? इसको हम ऑक्सीकरण भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण भी कहते हैं। और एक होता है अपचयन, इसका सीधा नाम आएगा अपचयन। इसलिए ऑक्सीकरण का नाम जो है ना कई बार उपचयन या उपचयित ऐसे बोल देते हैं। अब देखो क्या लिखा है? ऑक्सीकरण में क्या होता है? किसी के साथ ऑक्सीजन का जोड़ना ऑक्सीकरण, और किसी का ऑक्सीजन का बाहर निकलना अपचयन। हमेशा एक दूसरे के उल्टे होंगे। ऑक्सीकरण का उल्टा अपचयन, अपचयन का उल्टा ऑक्सीकरण। मतलब ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ेगा, जिस शब्द के अंत में करण लिखा हुआ जाए, करण, इसका मतलब उस करण के आगे लिखा हुआ शब्द है ना, उसका उसके अंदर जुड़ना। जैसे ना ऑक्सीकरण, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, करण मतलब जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना। बोलते हाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, इस तरह से आ जाए। तो ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। और अपचयन जो होता है ना, उसमें ऑक्सीकरण का उल्टा, यानी ऑक्सीजन का बाहर निकलना। अब देखो यहां देख लो आप, ZnO है, इससे क्या बन रहा है? जिंक बन रहा है। इसका मतलब इसमें से O निकल गया बाहर और ये बन गया। तो ZnO का जिंक में क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। क्या लिखेंगे ऐसे? ZnO का जिंक में क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण, यानी ऑक्सीडेशन लिख रहा हूं शॉर्ट में ऐसे, ऑक्सीकरण, है ना। अब देखो ये C है, C ने इससे O ले लिया और CO बना दिया। C से क्या बन रहा है? CO बन रहा है। अब कार्बन का देखो, ये सॉरी, इसको ऑक्सीजन निकल गया ना, ये तो ये अपचयन, ये क्या हो गया? अपचयन, ऑक्सीजन निकल गया। और कार्बन में O ले लिया तो इसका क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया, या इसको बोलते हैं उपचयन हो गया। क्या बोलते हैं? इसको उपचयन बोलते हैं। अब देखो क्या लिखा है? ZnO उपचयित हो रहा है। ZnO ऑक्सी यानी ऑक्सीकृत हो रहा है क्या? ZnO क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। दूसरा क्या है? कार्बन उपचयित हो रहा है, यानी कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। कार्बन का हो रहा है ना CO में ऑक्सीकरण, इसका मतलब ये सही है। अगला देखो, CO का ऑक्सीकरण हो रहा है, CO तो बन रहा है, इसका कहां ऑक्सीकरण हो रहा है? ऑक्सीकरण तो कार्बन का हो रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है? गलत। उपरोक्त सभी है ही नहीं। इसका मतलब हमारा सही उत्तर कौन सा हो गया? कि कार्बन का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण, यानी कार्बन उपचयित हो रहा है। तो हमारा दूसरा उत्तर क्या हो गया? सही हो गया। इसके बाद देखो अगला, ये तो क्या अपने 4-5 मेन मेन जो है ना अपने ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, और इस पार्ट चैप्टर में से कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। देखो इसके अलावा देखना यहाँ छोटे क्वेश्चन भी आते हैं, और छोटे क्वेश्चन देखो एक प्रश्न ये है और कई बार पूछते हैं। ये क्या लिखा है कि चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में कौन सी गैस मिला देते हैं? आप देखते हो ना चिप्स, चिप्स खिलाते हो आप, चिप्स हैं, कई बार कुरकुरे लाते हो, बिंगो लाते हो, ऐसे उसमें है ना आप थैली लेके आते हो, उसमें आप हिलाओगे ना तो 5-4 चिप्स, बाकी उसमें हवा भरी रहती है। तो वो हवा कौन सी होती है? तो ध्यान रखना, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन।
और नाइट्रोजन गैस होती है इनर्ट यानी अक्रिय होती है, क्रिया नहीं करती। इसलिए खाद्य सामग्री जिसको हम थैली में भर रहे हैं, पैक कर रहे हैं, उसके साथ ऐसी गैस मिलाएंगे जो क्रिया ना करें। अगर आप ऑक्सीजन मिला दोगे ना, ऑक्सीजन तो क्या प्राण वायु है, तो क्या करेगी, भोजन का ऑक्सीकरण कर देगी और इससे क्या सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाएंगे। तो भोजन ऑक्सीकरण होने से भोजन क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो चिप्स वगैरह खराब हो जाएगी। तो उसमें O2 हम नहीं मिला सकते ऑक्सीजन, क्या मिलाएंगे, ऐसी गैस जो क्रिया ना करें, और क्रिया कौन से नहीं करती, नाइट्रोजन। इसलिए जितनी भी चिप्स की थैली है या जितनी पैकिंग वाली थैली आती है जिसके अंदर गैस भरी रहती है खाद्य सामग्री के साथ, वहां पर कौन सी गैस काम में लेती है, हमेशा ध्यान रखना, कौन सी, नाइट्रोजन गैस। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। कौन सी गैस मिलाई जाती है या बढ़ते हैं, कौन सी, नाइट्रोजन। सूत्र क्या होगा, N2, याद रखना ये, इसका फॉर्मूला क्या है, N2, यानी इसका अनुसूत्र है N2 नाइट्रोजन, इसके काम में लेते हैं। और याद रखना वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। कितनी होती है, वायुमंडल में 78% होती है, और O2 कितनी होती है, 21%। थोड़ा ध्यान रखना, ये थोड़ा अपना एडिशनल जानकारी है ये थोड़ी ध्यान रखना, आगे आपके काम आ जाएगी। नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21% होती है, ठीक है ना। अब देखो अगला प्रश्न अपना, अगले में क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। आगे देखो प्रश्न क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, और पेपर में आ जाए या तो परिभाषा आ जाए, तो इसमें सिर्फ आपको सिर्फ परिभाषा लिखनी है, यानी 1 नंबर का प्रश्न आएगा, परिभाषा लिखनी। हो सकता है इसमें लिखा हुआ जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण लिखिए, तब हो सकता है कि आगे लिखा होगा 1+1, मतलब 1 नंबर तो आपके परिभाषा का है, 1 नंबर आपके उदाहरण का है। और ध्यान रखना पेपर जो आता है साइंस के बड़े क्वेश्चन भी आएंगे ना, वो भी क्या आपके 1 नंबर का, 1 नंबर का, आधे नंबर का, आधे नंबर, ऐसे सब मिला के फिर 4 नंबर का ऐसे आएगा। तो मतलब सारा पेपर जो है ना शॉर्ट में ही है, शॉर्ट में आपको याद करना है। किसी में चित्र पूछ लिया, किसी में कुछ पूछ लिया, ऐसे पूछ लेंगे, तो याद तो आपको वो करना है, लेकिन लिमिटेड चीजें लिखनी है, पूरी रामायण लिखने की आवश्यकता नहीं है। आराम से सिंपल सिंपल चीजें लिखो, पूरे नंबर आएंगे, कहीं नहीं कटेंगे, चेक करने वालों को दिक्कत नहीं है, और आपके नंबर आएंगे तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या लिखा है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। अब देखो इसमें क्या लिखोगे आप, थोड़ा लिख के बताता हूं आपको। देखो क्या लिखोगे, इस तरह से यूं लिखेंगे कि, देखो क्या लिखेंगे उत्तर में, उत्तर लिखना हो ना, उत्तर में क्या लिखेंगे, इस तरह से कि वे अभिक्रियाएं जिनमें जिनमें तो मोटा हो गया क्या, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण व अपचयन, जिनमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, दोनों साथ साथ होते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। जिनमें क्या हो, ऑक्सीकरण भी हो साथ में, और साथ में क्या हो, अपचयन भी हो, उसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, ध्यान रखना ये। अब इसको यूं बोल सकते हो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, दोनों मिला दें तो इसको ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। अब देखो ये तो आ जाए ऐसे 1 नंबर में, तो आपको सिर्फ परिभाषा लिखना, कुछ नहीं लिखना, बस डेफिनेशन इतनी। और हो सकता है आपसे पूछ लें इसके साथ इसके एक समीकरण भी लिखिए, इस अभिक्रिया की, ऑक्सीकरण अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया की समीकरण लिखे ना। तब देखो एक पीस लिखा आपने अभी, एग्जाम्पल है ना, उदाहरण है, उदाहरण पे से लिखा अभी, यानी ज्यादा नहीं, एक एक याद कर लो, एक ही पूछेंगे पेपर में तो आप बता सकते हो आराम से। ऐसे देखो यूं अभी लिखा था Zn+Cu। अब देखो है क्या इसमें, इसको देखो आप ऐसे बता सकते हो यूं कि ZnO का जिंक में क्या हो रहा है। अब देखो ऑक्सीजन बाहर निकल गया ना, ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है, अपचयन। तो ZnO का जिंक में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। इसमें देखो टी से क्या बन रहा है, CO बन रहा है, तो इसने ऑक्सीजन ले ली, तो इसका मतलब इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है ऑक्सीकरण। इस तरह से लिख देंगे थोड़ा,
थोड़ा अच्छा लगेगा कॉपी चेक करने वाले को भी और आपको भी। इस तरह से थोड़ा सा है ना, साइंस में चीजें लिखे ना आप, एग्जाम में पेपर करो तो हेडिंग वगैरह ब्लैक पेन से लिखना, नीले पेन से थोड़ा सा आपको इसका उत्तर लिखना, सिस्टमेटिक लिखना, दो उत्तरों के बीच है ना 2 लाइन थोड़ी खाली छोड़ना। कॉपी बहुत बड़ी आती है, क्वेश्चन इतने बड़े नहीं आते, क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव टाइप से आते हैं बस। तो छोटे प्रश्न आते हैं उनमें भी आप ऐसे करो, क्योंकि कई बार क्या करते हैं हम लगातार उत्तर लिख देते हैं, पहले का उत्तर, दूसरी का, तीसरी का, चौथे का, पांचों का, ऐसे। कॉपी चेक करने वाला क्या चेक करता है ना, कई बार बाई मिस्टेक क्या है बीच में क्वेश्चन छूट जाता है, तो उसमें क्या फिर आपके 1-2 नंबर का लॉस हो जाता है। तो क्या करें, पहला उत्तर फिर 1 लाइन खाली छोड़ो, दूसरे का उत्तर, ताकि सब अलग अलग दिखे, और जहां बड़े क्वेश्चन आ जाए ना फिर वहां पर 2-2 लाइन खाली छोड़ो बीच में, ताकि थोड़ा लगे यूं ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, ये इसका उत्तर ये है, इस तरह से थोड़ा सिस्टमेटिक लगे। तो जितना आप सिस्टमेटिक काम करोगे साइंस में, साइंस का मतलब सिस्टमेटिक है, यानी साइंस का मतलब क्या है, सिस्टमेटिक, मतलब हर चीज आप सिस्टमेटिक करें। ब्लैक पेन से हेडिंग लिखना, नीले पेन से इसको उत्तर लिखना, लाइन छोड़ना, हेडिंग लिखने के बाद आगे इस लाइन से थोड़ा आगे से इसको उत्तर को स्टार्ट करना, थोड़ा थोड़ा सा इसको डेकोरेट करके आप उत्तर लिखो। तो ये क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें दोनों हो रहे हैं। और भी लिख सकते हो आप, देखो इस तरह से आप चाहो तो, इस तरह से जैसे H2 प्लस O2, और इससे क्या बन गया, ये लिख दूं H2O, इस तरह से। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, H2 से क्या बन रहा है, H2O, तो H2 का H2O में क्या आ रहा है, अब इसने O ले लिया ना, तब तो बना ये, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। और देखो O2 है, ये इसने हाइड्रोजन ले लिया तब H2O बना है, और हाइड्रोजन लेने का मतलब क्या होता है, अपचयन, यानी ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का जुड़ना, अपचयन में हाइड्रोजन का जुड़ना, या उल्टा बोल दें ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का जुड़ना, अपचयन में ऑक्सीजन का बाहर निकलना, है ना। ऐसे कर दें ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन का निकलना, अपचयन में हाइड्रोजन का जुड़ना, तो कुछ भी कर दो आप। इस तरह से आपको फिर क्या है, रिएक्शन के एग्जाम्पल लिखने पड़ेंगे, पूछेंगे आपसे कोई एक अभिक्रिया बताओ, तो आप कोई एक याद कर लो आराम से, हर जगह उसी को आप बार बार काम में ले सकते हो। तो देखो ये तो है रेडॉक्स अभिक्रिया, क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया। इसके बाद देखो अगला प्रश्न बना 9वां, ज्यादा प्रश्न नहीं है, इतने याद कर लो, बहुत बहुत है, ठीक है ना। इतने याद कर लोगे तो आपका काम पहले चैप्टर में अपना पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो अगला क्या है, लोहे पर जंग लगने। अब देखो जंग लगना नाम आ जाए, दिया हो सकता है, मैंने ब्रैकेट में लिखा है, पेपर में ये नाम भी लिखा होता है, संक्षारण। क्या आता है, संक्षारण की रोकथाम के 2 उपाय लिखिए, मतलब लोहे पर जंग लगे उसको कैसे रोके, या आ जाए संक्षारण की रोकथाम के 2 उपाय लिखिए, ऐसे आ जाए, तब भी आपको दोनों को उत्तर सेम लिखना है। अब जैसे आप देखते हो लोहे पर जंग लगता है, घरों में लोहा वगैरह पड़ा रहता है, जंग कैसे लगता है, हम क्या करते हैं कि लोहे अगर उसके संपर्क में क्या पानी वगैरह आ जाए, तो नमी है ना, गिल्ला हो जाए लोहा, तो आप बोलते हैं जंग लग जाता है। इसका मतलब जंग लगने का मतलब क्या है, लोहे के संपर्क में ऑक्सीजन गैस आई, और ऑक्सीजन ने लोहे के साथ रिएक्शन कर ली, क्रिया कर ली, और उस लोहे के ऊपर क्या है, एक ऑक्साइड की परत बन जाती है, और वो परत क्या है बार बार फिर उतरती रहती है, इससे लोहा क्या नष्ट होता जाता है। इसका मतलब अगर आपसे पूछ लेना संक्षारण किसे कहते हैं, तब तो क्या लिखोगे, अधिक क्रियाशील धातुएं, लोहा क्या अधिक क्रियाशील है, तो अधिक क्रियाशील धातुएं वायुमंडल की ऑक्सीजन से व नमी से क्रिया करके अपनी सतह पर एक ऑक्साइड की परत बना लेती है, और जिससे धातु नष्ट होती जाती है, इस क्रिया को संक्षारण कहते हैं। अब देखो इसकी रोकथाम के उपाय क्या है, देखो प्रश्न क्या है, लोहे पे जंग लगने और इसकी रोकथाम के उपाय हैं। अब देखो इस तरह से लिख दूं मैं, देखो यूं, संक्षारण में क्या लिखोगे, उत्तर आ जाए, तो अगर आ जाए ना संक्षारण में, देखो लिख देता हूं, आप कॉपी में उतार लेना, है ना। तो संक्षारण में, संक्षारण ये लिखा हुआ आ जाए, हो सकता है कि शॉर्ट नोट आ जाए संक्षारण क्या है या संक्षारण किसे कहते हैं, तब क्या लिखोगे कि अधिक क्रियाशील धातुएं, क्या लिखेंगे, अधिक क्रियाशील धातुएं, अधिक क्रियाशील धातुएं वायुमंडल की, धातुएं वायुमंडल की ऑक्सीजन व नमी की उपस्थिति में, नमी की उपस्थिति में
क्रिया कर अपनी सतह पर सतह पर एक ऑक्साइड की परत बना लेती है जिससे धातुएं नष्ट होती हैं नष्ट होती हैं इस क्रिया को संक्षारण कहते हैं। क्या बोलते हैं? इस क्रिया को संक्षारण कहते हैं। या अगर लोहे का प्रॉपर नाम आ जाए ना, लोहे पर जंग लगना क्या है, तब क्या लिखोगे कि धातु लिखा वहां आप लोहा लिख दोगे बस, कि अधिक क्रियाशील लोहा वायुमंडल की ऑक्सीजन व नमी की उपस्थिति में क्रिया कर अपनी सतह पर ऑक्साइड की एक परत बना लेता है जिससे लोहा नष्ट होता जाता है। इस क्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। ऐसे भी आप इसको कन्वर्ट चेंज कर सकते हो, है ना। संक्षारण आ जाए तो आपको ये लिखना है, ठीक है ना। संक्षारण किसे कहते हैं। और याद रखना एक पॉइंट और आपको बता देता हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछ लेते हैं कि लोहे पर जंग लगना कौन सी अभिक्रिया है ना। इस क्वेश्चन को लिख सकते हो आप, लोहे पर जंग लगना कौन सी अभिक्रिया है, तब क्या लिखोगे, लोहे पर जंग लगना। अब ऑक्सीजन जुड़ रहा है और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, ऑक्सीकरण। याद रखना, लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। अलग से लिखना आप कॉपी में कि लोहे पर जंग लगना, अलग से लिख लो, ये बीच में चल रहा है एक बार, कि लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उत्तर क्या लिखोगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ठीक है ना। अब देखो हमारे पास इसका सेकंड पॉइंट क्या है, रोकथाम के उपाय। सेकंड पॉइंट क्या है कि रोकथाम के उपाय। दूसरा कि रोकथाम, इसका प्रिवेंशन क्या करें, इसकी रोकथाम के उपाय क्या है। देखो लोहे पर जंग लगने से रोकने के लिए क्या करते हो आप, देखते हो कई बार घरों में गाटर लगी रहती है, तो गाटर के ऊपर क्या करते हैं हम, या तो जैसे ब्लैक ब्लैक तेल आता है ना, जैसे मशीन में तेल काम लेने के बाद काला हो जाता है, उस तेल की हम उसके ऊपर पॉलिश कर देते हैं। कई बार करते हो ना, तो तेल लगा देते हैं या ग्रीस लगा देते हैं, जिससे लोहा की, अगर लोहे के संपर्क पानी आएगा तो पानी उस चिकने के ऊपर ठहरेगा, नीचे गिर जाएगा, ठहरेगा नहीं, जंग नहीं लगेगा। या फिर आप देखते हो कि लोहे के गेट है, उस पर जंग ना लगे, क्या करते हैं, उसके ऊपर हम पेंट कर देते हैं, कलर भी कर देते हैं, पेंट करके भी हम जंग को रोक सकते हैं। तो वही अपने व्यवहारिक जीवन में काम में आ रहा है ना, वही चीजें लिखनी है आपको इसके अंदर, ज्यादा नहीं है। तो उसकी रोकथाम में क्या लिखेंगे, पहला नंबर है कि धातु की सतह पर, अब देखो मैं लिख रहा हूं धातु की सतह पर, और अगर लो आ जाए तो लोहे की सतह पर, है ना। क्या लिख देंगे कि लोहे की सतह पर, लोहे की सतह पर तेल या ग्रीस लगाकर, तेल या ग्रीस लगाकर, ग्रीस लगा के आप इसको रोक सकते हो। दूसरा क्या है, सेकेंड, लोहे पर पेंट करके, लोहे पर पेंट करके, पेंट करके भी क्या कर सकते हैं हम, रोक सकते हैं लोहे पर जंग लगना। धातु, अगर यहां लिख दे धातु की सतह पर तेल लगाकर या ग्रीस लगाकर, धातु पर क्या रोक सकते हैं हम, संक्षारण रोक सकते हैं। या कहते हैं लो धातु पर पेंट करके भी हम धातु की संक्षारण या जंग लगना रोक सकते हैं। तो देखो तो अपना क्या हो गया यहां तक, तो क्या लिखा है, लोहे पर जंग लगने या संक्षारण की रोकथाम के उपाय लिखिए। तो हमारे पास देखो उत्तर कौन कौन से प्रश्न हो गए, संक्षारण किसे कहते हैं, एक तो हो गया। दूसरा, संक्षारण की रोकथाम के दो उपाय बताइए, दो उपाय लिख दिए हमने, या दोनों मिला के लिख दे, लोहे पर जंग लगना क्या है, इसकी रोकथाम के दो उपाय बताइए, या संक्षारण क्या है, इसकी रोकथाम के दो उपाय बताइए। कोई प्रश्न आ जाए, या ये आ जाए, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, कैसी अभिक्रिया बताओ, कैसी है, ऑक्सीकरण, कैसी है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो अपना ये 9वां क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, अगले में क्या है, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखो ये आ गया, है ना, पीछे अपने
वैसे वाले में ऑब्जेक्टिव पर्सन के अंदर आपने इसमें लिखी है विस्थापन अभिक्रिया, उत्तर आया था अपना एक। अब देखो विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, देखो इसमें क्या लिखोगे आप विस्थापन अभिक्रिया में, देखो यूं क्या लिखेंगे उत्तर में, ऐसे लिखना है विस्थापन मतलब हटा देना, विस्थापन का मतलब क्या तो हटा देना, कि जैसे मैं आया और कोई आदमी बैठा है उसको मैं वहां से हटा दूं, मैं खुद वहां बैठ जाऊं, वो मेरी जगह अलग जाके खड़ा हो जाए, इसका मतलब मैंने उसको वहां से हटा दिया, इसको क्या बोलेंगे विस्थापन होना, क्या बोलेंगे विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, विस्थापन होना। तो तुम क्या लिखेंगे वे अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं जिनमें जिनमें अधिक क्रियाशील धातु, अधिक क्रियाशील, देखो ऐसे याद कर सकते हो, अधिक क्रियाशील मतलब जो अधिक भागदौड़ करेगा ना वो जाके किसी आराम से बैठा है उसको हटा देगा, तो मतलब जो अधिक क्रिया करे भागदौड़ अधिक करे वो आराम से बैठा है कम क्रियाशील उसको वहां से हटा देगा। तो मतलब वे अभिक्रियाएं जिनमें अधिक क्रियाशील धातु धातु कम क्रियाशील धातु को हटाकर स्वयं में जुड़ जाती, यानी खुद जुड़ जाती, स्वयं जुड़ जाती है, इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। लिख दोगे ऐसे। अब देखो उदाहरण में लिख सकते हो आप, इसका एग्जाम्पल लिखें, है ना, जैसे अब ये रिएक्शन याद रखना है ना, लिख रहा हूं ये उदाहरण में, ये आगे अपने दोबारा काम आ जाएगी, है ना, एक रिएक्शन को हमें बार बार काम में लेना है ताकि ज्यादा याद ना करना पड़े। देखो ऐसे इस तरह से लिख दिया, ये क्या है, इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट, क्या है ये कॉपर सल्फेट है ना, और इसके पास क्या लाए लोहा, है ना, तो लोहा जो है ना ये अधिक क्रियाशील है और कॉपर क्या है कम क्रियाशील है, क्या करेगा लोहा इस कॉपर को यहां से क्या कर देगा हटा देगा, और इसकी जगह क्या है खुद आके इसकी जगह जुड़ जाएगा यहाँ, और यानी इसको यहां से हटा दिया तो क्या बोलेंगे, अब बताओ क्या बन जाएगा, एफ यहां जोड़ दे इसकी जगह सी यू की जगह, क्या बन गया FeSO4 प्लस साथ में क्या लग गया बाहर निकल गया Cu, ऐसे Cu बाहर निकाल दिया, इसकी जगह लिख दिया Cu, यहाँ लग गया Fe, तो Fe ने Cu को हटा दिया, इसको क्या बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, या ये नाम आ जाए प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है ना, प्रतिस्थापन अभिक्रिया आ जाए या विस्थापन अभिक्रिया आ जाए तब आपको यही लिखना है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया अपना अगला प्रश्न, ये विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं इसको बताइए, या इसका एक उदाहरण लिखिए। अब देखो ये आगे दोबारा देखो यहाँ निम्न में, देखो अगला क्या है, निम्न अभिक्रियाओं में ए को पहचानिए, देखो ए क्या बनेगा वो देखना है यहाँ, देखो इसको देख के बता सकते हो आप, देखो जिंक कॉपर सल्फेट, देखो कॉपर है ना ये तो यहाँ लिख दिया, अब क्या बच गया जिंक बच गया, SO4 बच गया, तो यहाँ एक जगह क्या आएगा ZnSO4 लिख देंगे एक की जगह, तो यहाँ क्या हो जाएगा एक की जगह क्या हो जाएगा, पहले में ए है ना वहां क्या लिखोगे आप ऐसे जिंक सल्फेट, क्या बोलते हैं इसको जिंक सल्फेट बोलते हैं इसे। यहाँ देखो इसमें देख पूरा करनी हो ना तब थोड़ा ध्यान रखा करो, इधर जो है ना जितने भी है वो आगे जाके इधर भी होंगी, इस साइड में दोनों साइड में सेम होंगे। अब देखो यहाँ इधर देख लिया आपने, देखने के बाद इधर देखो, यहाँ देखो Na दो है ना, Na देखो दो आगे, Cl कितने हैं दो, देखो दो लगा रखे हैं, इसका मतलब दो लगाया, इसका भी दो है, इस Cl का भी दो है, Cl के भी दो आगे, इसका मतलब ये भी इधर आ गया और Na भी क्या आ गया इधर आ गया। अब देखो क्या बच गया, एक बच्चा है Ba और एक बच्चा है SO4, तो हम यहाँ पर एक जगह क्या लिखेंगे ये Ba और क्या लिख देंगे SO4, इस तरह से BaSO4, तो हमारा
सेकंड वाली रिएक्शन में अभिक्रिया में एक जगह क्या लिखना है आपको, BaSO4, इसको बोलते हैं बेरियम सल्फेट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बेरियम सल्फेट। ठीक है ना। इसके बाद देखो अगला प्रश्न, बस ज्यादा नहीं, एक दो प्रश्न बच्चे हैं ना अपने। और देखो साथ में और क्वेश्चन भी बोल रहा हूं मैं, वो भी साथ में आपको साथ साथ में वीडियो को थोड़ा सा मोबाइल में यूं उंगली लगा के पॉज कर लो, है ना। पॉज करके जो बीच में बोला मैंने प्रश्न, वो आप अलग से कॉपी में लिख लो। उसका उत्तर भी बोल रहा हूँ तो उत्तर भी लिख लो फिर बाद में, उसके बाद वापस चला लो, है ना। जैसे आप कर सकते हो, ज्यादा मेरे ज्यादा आपको नॉलेज है ये कंप्यूटर का, मोबाइल का, बच्चों को बहुत नॉलेज आजकल। तो देखो अगला क्या है, श्वसन व प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, इसका संतुलित रासायनिक समीकरण दीजिए। प्रश्न देख लो क्या है, या भी अब देखो दोनों साथ लिख दिए मैंने, हो सकता है पेपर में अलग अलग आ जाए, सीधा आ जाए। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, उदाहरण लिखिए। ये कहते हैं प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, समीकरण लिखिए, या आ जाए। या दोनों मिला दिया मैंने, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण दोनों कौन सी अभिक्रिया है, उन अभिक्रियाओं का नाम लिखने हैं, और उन दोनों की हमें समीकरण भी लिखनी है। अब देखो कैसे लिखोगे, इस तरह से देखो, यूं हम क्या लिखेंगे, एक तो श्वसन और एक क्या लिखेंगे, प्रकाश से संश्लेषण। अब देखो यूं, एक तो नाम क्या है, श्वसन। अब सांस लेते हो ना आप, श्वसन मतलब हम सांस लेते हैं, अंदर ऑक्सीजन गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं, और वो ऑक्सीजन गैस फेफड़ों के माध्यम से, फेफड़ों फिर बड़ा अपने श्वसन तंत्र के अंदर, लास्ट में फेफड़ों का छोटा सा एक गुब्बारे के समान संरचना होती है, उसको बोलते हैं वायु कुपिका। आगे चैप्टर में उसमें पढ़ेंगे सारा, वायु कुपिका होती है। वहां पर उस वायु कुपिका में ब्लड रहता है, नलियों में खून, और उस खून के साथ या ब्लड के साथ है ना, ब्लड से तो CO2 गैस बाहर आ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आ जाएगी, ऑक्सीजन गैस उसके अंदर पानी यानी खून मिल जाएगी। खून में श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस मिल गई, और वो ब्लड क्या है, पूरे शरीर में घूमेगा, और पूरे शरीर में घूमेगा तो लास्ट में कहां पहुंचेगा, हमारी शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहलाती है। क्या बोलते हैं, कोशिका। क्या बोलते हैं, शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। तो उस कोशिका में पहुंचेगा वो ब्लड, और उस कोशिका में फिर क्या होगा, उस ब्लड में से यानी खून में से ऑक्सीजन गैस कोशिका में बाहर आ जाएगी। अब कोशिका में आ गई ऑक्सीजन गैस, अब एक साथ क्या करते हो आप, खाना भी खाते हो, और खाना सारे काम है ना, मतलब हमारे शरीर के सारे जितने भी सिस्टम है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, मिलकर काम करते हैं, तभी तो हमारा शरीर काम कर रहा है। तो ये हम खाना खा रहे हैं ना, खाना खाएंगे तो खाने का शरीर में पाचन होगा, और आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे भी कि भोजन का, पचित भोजन का शरीर में अवशोषण कहाँ होता है, तो क्या लिखेंगे, छोटी आंत में। कहाँ होता है, छोटी आंत में। तो छोटी आंत में है ना, जितना भोजन पचा है ना, उस भोजन का रस पूरा वो क्या छोटी आंत में अवशोषित कर लेगा, करके उसको खून में डाल देगा, वो भी खून में डल रहा है। तो याद रखना, हमारे शरीर में कोई भी सामग्री हो हमारे शरीर में पहुंचानी हो, तो उस शरीर हमारे शरीर में परिवहन का काम यानी लाने ले जाने का काम कौन करता है, रक्त यानी ब्लड करता है, खून करता है हमेशा। तो वहां से भोजन खून से कहां पहुंचेगा, वो भी कहां पहुंचेगा, कोशिका में। अब भोजन भी आ गया कोशिका में, और ऑक्सीजन गैस भी आ गई, दोनों आपस में फिर क्रिया करेगी, और क्रिया करेगी तो उससे क्या है, ऊर्जा निकलेगी बाहर, ऊर्जा यानी उष्मा, हीट निकलेगी बाहर, और उस हीट को हम ऊर्जा के रूप में शरीर के अंदर क्या है, संग्रहित यानी इकट्ठा कर लेते हैं, जिसको हम शरीर की अनेक जैविक क्रियाओं में काम में लेते हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, भोजन का दहन हो रहा है, भोजन को जला रहा है कौन, ऑक्सीजन, और भोजन का जलना या पीछे लिखा है में दहन कौन सी अभिक्रिया होती है, दहन, जलेगा, लकड़ी जलेगी, क्या निकलेगी बाहर, उष्मा निकलेगी। तो वे अभिक्रिया जिनमें उष्मा बाहर निकलती है ना, उनको क्या बोलते हैं, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, उष्मा बाहर निकले। और जिनमें उष्मा ले उष्मा शोषी अभिक्रिया है। इसका मतलब सबसे किस प्रकार की अभिक्रिया है कि उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो उत्तर हम क्या लिखेंगे, श्वसन वाले में, इसमें क्या लिखेंगे कि श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कौन सी है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उष्मा निकलती है बाहर। और साथ में थोड़ा सा लिख देंगे ये, ताकि थोड़ा सा यूं लगे कॉपी चेक करने वालों की हाँ बच्चे को एक्स्ट्रा चीज आ रही है। क्या लिखेंगे नीचे ब्रैकेट में, लिख देना, क्या लिखेंगे,
कोशिका में, क्या लिखेंगे कि कोशिका में ऑक्सीजन की सहायता से, ऑक्सीजन की सहायता से भोजन का दहन होता है, भोजन का दहन होता है, जिससे ऊष्मा उत्सर्जित होती है, यानी ऊष्मा बाहर निकलती है, जिससे ऊष्मा बाहर निकलती है ना। और ये ऊष्मा ही है ना, ये हमारे शरीर में ऊर्जा का काम करेगी, हमारे शरीर में काम जो भी करोगे ना आप, तब आपको एनर्जी ऊर्जा मिले, वो इसी ऊष्मा से मिलती है। ये है तो सबसे कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्मा क्षेपी, कौन सी है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ये ध्यान रखना है। अब देखो क्या पूछा है, रिएक्शन लिखनी है। अब याद रखना, जब खाना खाते हैं ना, खाना खाने के बाद लास्ट में जो अपना प्रोडक्ट बनता है शरीर में, वो बनता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज का होता है हमारे शरीर में छोटी आंत में अवशोषण, वो ग्लूकोज पहुंचता है कोशिका में। अब देखो रिएक्शन कैसे लिखोगे, यूं, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, सी, थोड़ा दिखेगा नहीं, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, इस तरह से लिख दें, ग्लूकोज का क्या लिख दे कि C6H12 यानी 12O6, ये क्या है, ग्लूकोज है। याद रखना, कई बार ये पूछ लेते हैं ग्लूकोज का सूत्र लिखिए, है ना, तब ग्लूकोज का सूत्र ये है, ग्लूकोज प्लस साथ में क्या है, ये तो आया खाने से, भोजन से, और श्वसन लिया ना, सांस लिया, तो यही कौन सी, ऑक्सीजन गैस आई, है ना, और ये क्रिया करेगी इसके साथ, और क्या बनेगा ऐसे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस जल बनेगा, प्लस क्या निकलेगी, उष्मा निकलेगी, लिखा ना अभी ऊपर लिखा उष्मा, उष्मा निकलती है बाहर, इस तरह से इसको हम संतुलित कर सकते हैं। यहाँ 6 लगा दिया मैंने, यहाँ पर 6 लगा दिया ऐसे, ठीक है ना, यहाँ पर भी मैंने 6 लगा दिया, देखो 6 दूनी 12 और 6 18, 6 दूनी 12 और 6 18, एच कितनी है, 6 दूनी 12, 12 एच है, कार्बन 6, कार्बन 6, संतुलित हो गई है। ये क्या है, ध्यान रखना, ये आ जाए ना, श्वसन की समीकरण लिखिए, तो श्वसन होता है ना, तब हमारे शरीर में है ना, कोशिका में ये काम होता है, तो भोजन का ऑक्सीकरण या दहन होता है श्वसन क्रिया में। तो श्वसन कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी। अब सेकंड पॉइंट क्या हमारे पास, प्रकाश संश्लेषण। सेकंड पॉइंट क्या है, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। और प्रकाश संश्लेषण है ना, इस क्रिया में क्या होता है, अब पूछ लिया आपसे प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, तब क्या करेंगे, प्रकाश की उपस्थिति में संश्लेषण मतलब निर्माण, किसका, ये काम होता है पौधों में। तो पौधे क्या करते हैं कि भूमि से लेते हैं पानी जल, है ना, वायुमंडल से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, यानी हम जो हमारी क्रिया, इस क्रिया की उल्टी होगी, उल्टी लिखनी है, भूमि से लेंगे पानी जल, वायुमंडल से लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, और सूर्य का लेंगे प्रकाश, उष्मा की जगह सूर्य का प्रकाश, और पौधों में हरा रंग किससे होता है, पर्णहरित से, क्लोरोफिल से, क्लोरोफिल। इन सब की उपस्थिति में क्या बनाएगा, भोजन बनाएगा, और साथ में ऑक्सीजन गैस बाहर निकालेगा पौधा। इस गैस को हम काम में ले रहे हैं, भोजन बनाया, इस भोजन को हम खा रहे हैं, हमारे लिए भोजन का स्रोत क्या है, पौधे ही है। इसका मतलब हम में श्वसन वाली क्रिया होती है ना, उसकी जैसे उल्टी किस्म होती है प्रकाश संश्लेषण। पौधे भोजन बना रहे हैं और हमें खा के उसको तोड़ रहे हैं, इसकी उल्टी क्रिया है। तो इसका हम यूं लिखेंगे ऐसे, प्रकाश संश्लेषण क्या लिखेंगे कि पौधे, क्या लिखना है कि पौधे भूमि से जल, भूमि से जल, वायुमंडल से, वायुमंडल से ऑक्सीजन, ये सॉरी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, एकदम शॉर्ट में CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, व सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश व क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं।
इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। बस अब आपको रिएक्शन लिखनी है इसकी, अभी लिखे ना, इसकी उल्टी लिखनी है। क्या लिखोगे? ऐसे, वायुमंडल से कार्बन डाई ऑक्साइड गैस, है ना, भूमि से जल H2O लेंगे, और यहाँ क्या, सूर्य का प्रकाश इस तरह से, और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल इनकी उपस्थिति में क्या बनाएगा? वही भोजन, इसका उल्टा है C6H12O6 प्लस क्या निकलेगी? ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाएगी। अब देखो संतुलित कर सकते हो आप, 6 6 यहाँ 6 और वैसे है ना, आपको ये लिखा मिलेगा यहाँ, यहाँ लिखो 12 12 लिखोगे ना यहाँ, फिर आपको 6H2 बाहर और निकालने पड़ेंगे, तो उसकी लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये लिख दो तब भी सही है। अब देखो इसमें तो ये क्रिया करके ये बना रहे हैं, इसमें देखो ये वाले क्रिया करके वापस वन है, इसका मतलब इसकी उल्टी है ये। एक याद कर लो, दूसरे को आपको उल्टा करके लिखना है, बस कुछ नहीं है। प्रकाश संश्लेषण की उल्टी अभिक्रिया हमारे श्वसन वाली, इसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया। तो अगर आ जाए ना, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है ना, श्वसन क्रिया में भोजन का दहन कैसे होता है, समीकरण लिखो तब ऐसे। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, ये आ जाए। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया लिखो तब आपको ये अभिक्रिया लिखनी है, ठीक है। अब देखो अगला पॉइंट, और अगले में क्या देखो, इस तरह से क्या है, जल के विद्युत अपघटन का नामांकित चित्र बनाइए। पानी है ना, इस पानी का हमें करना है विद्युत अपघटन। क्या करना है? जल के विद्युत अपघटन का नामांकित चित्र बनाइए। देखो चित्र कैसे बनाओगे, जल है उसमें से लाइट पास करके लिखा ना, विद्युत अपघटन यानी विद्युत की सहायता से अपघटन फूटना, यानी लाइट से पानी को तोड़ेंगे हम, और पानी तोड़ेंगे, देखो कैसे टूटेगा, इस तरह से तोड़ने के लिए है ना, जैसे यूं ले लिया एक, ये क्या है कि बीकर या जो भी जार है वो आप ले सकते हो, बना दोगे। थोड़ा ना इसको मैं सिंपल करके बनाता हूँ आपके लिए, इस तरह से है ना, और इसमें इस तरह से दो लगा देंगे इलेक्ट्रोड, ये दो इलेक्ट्रोड है लगा देंगे, एक ये और एक ये, इस तरह से है ना, और इनको थोड़ा सा है ना यहाँ से कोर लगा के, छेद है यहाँ, कोर्क लगा थोड़ा इसको यूं टाइट कर देंगे ताकि पानी बाहर ना निकले, इस तरह से। और इसका नीचे वाला भाग है ना, तार से जोड़ देंगे इस इलेक्ट्रोड को ऐसे, इसको भी जोड़ देंगे तार के साथ यूं, है ना। और ये इलेक्ट्रोड बनाए है ना, इन इलेक्ट्रोडों के ऊपर है ना, यहाँ पर हम परख नली लगा देंगे ऐसे, टेस्ट ट्यूब है ना, परख नली टेस्ट ट्यूब लगा देंगे ऐसे, एक टेस्ट ट्यूब दूसरी परख नली यूं, है ना, ऐसे दो क्या लगा दिया हमने, परख नली लगा दी ऐसे, ठीक है। और इसमें भर दिया हमने पानी, क्या भरा है, जल भर दिया, जल का करना हमें विद्युत अपघटन से, पानी भर रखा है इसे, है ना, ये जल है, क्या है, जल, इस तरह से। और परख नली डुबोगे ना, परख नली के अंदर भी पानी आ जाएगा यूं, इसके अंदर भी ऐसे मिला दोगे यहाँ तक जैसे जल आ गया, इसके अंदर भी यहाँ तक ऐसे जल आ गया यूं, है ना, जल आ गया, ये आपने लिख दिया, ठीक है ना। और हम क्या करेंगे, विद्युत अपघटन, लाइट पास करनी है हमें, विद्युत पास करनी है, कैसे करोगे, यहाँ से देखो, यहाँ जोड़ देंगे बैटरी ऐसे, एक बैटरी बनाते हैं ना, वैसे लंबा एरो लगाते हैं, तीर यूं लंबी लाइन खींचते हैं, फिर छोटी लाइन, लंबी लाइन, छोटी लाइन, ऐसे इस तरह से, है ना, इनको जोड़ देंगे आपस में। और बड़ी लाइन जो होती है, ध्यान रखना, कभी भी सेल है ना, सेल देखना, सेल में बड़ी लाइन आनी, ये प्लस लिखते हैं, छोटी लिखते हैं माइनस, ऐसे ध्यान रखना ये। अब छोटी लाइन जो है ना, छोटी लाइन जैसे इलेक्ट्रोड लगे है ना, ये लगा इलेक्ट्रोड, एक तो ये, एक ये लगा इलेक्ट्रोड, और प्लस वाले इस तार से जो जुड़ा इलेक्ट्रोड, ये इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड है, क्या है ये, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड। और इधर वाला ये भी क्या है, ये भी इलेक्ट्रोड है, किसका है, कार्बन या ग्रेफाइट का बना हुआ इलेक्ट्रोड है, क्या ये, इलेक्ट्रोड किसका है, कार्बन या
जैसे लिखते ग्रेफाइट लिख सकते हो आप, है ना। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपर रूप है, यानी तो ये ग्रेफाइट का बना हुआ है ना। अब याद रखना है बैटरी का, ये बैटरी है, ये क्या है, ये लगा दी बैटरी, हमने जोड़ दिया इसे। अब बैटरी का जो प्लस वाला भाग है ना, जिस इलेक्ट्रोड से जुड़ा हुआ है, उसको हमेशा बोलते हैं एनोड। याद रखना ये क्या है, एनोड। अब प्लस है ना ये, इसका मतलब एनोड भी क्या होगा, प्लस। तो याद रखना विद्युत अपघटन में एनोड को हमेशा प्लस लिखते हैं। क्या लिखते हैं, प्लस। ऐसे क्या लिखेंगे, एनोड को हमेशा प्लस लिखते हैं। और कैथोड देखो इधर वाला भाग, ये कैथोड है, क्योंकि इलेक्ट्रोड दो ही प्रकार के होंगे, एनोड और दूसरा कैथोड, ये कैथोड है। अब देखो इसमें ये माइनस वाला तार जुड़ा हुआ है, ये क्या होगा, माइनस होगा, ऐसे इस तरह से। अब ये तो है विद्युत अपघटन का नामांकित चित्र बना दिया हमने, ये चित्र बनाते हैं इस तरह से। ये है विद्युत अपघटन का, ये जल इसके अंदर है ना, ये जल इसमें डाल रखा है आपने, जल का करवा रही है विद्युत अपघटन, चित्र आ जाए। या ऐसे पूछ लिया आपसे विद्युत अपघटन का नामांकित चित्र बनाइए, इसकी समीकरण लिखिए। तो समीकरण है ना, पानी टूटेगा, क्या करना है, विद्युत अपघटन किसका, जल का। जल का सूत्र आपको आता ही है, क्या होता है, H2O। टूटेगा ना, क्या बनाएगा, H2 प्लस O2, ऐसे बना दो। H2 से H2O से O2। अब इसको कर दो संतुलित, यहाँ दो लगा दिया, दो दूनी 4H, तो दो दूनी 4H, O2 तो O2, ये संतुलित होगी इस तरह से। तो अगर जल का विद्युत अपघटन कराओगे ना, क्या बनेगी, एक तो बनेगी हाइड्रोजन गैस और एक क्या बनेगी, ऑक्सीजन गैस। अब देखो यहाँ बनेगी हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तब ध्यान रखना है एनोड वाला भाग जो है ना, एनोड, ये एनोड, इस पर हमेशा ऑक्सीजन गैस बनती है। और कैथोड वाला भाग है ना, यहां हमेशा क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है ना, ध्यान रखना ये। अब पूछ लिया आपसे, अब देखो यहाँ क्वेश्चन थोड़ा अलग चेंज भी हो सकता है, ये कहाँ मिलेगा, कैथोड पर हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन कहाँ मिलेगा, एनोड वाली नाली में या परख नली में। यहाँ इकट्ठा हो जाएगा हाइड्रोजन गैस यहाँ, और यहाँ इकट्ठी हो जाएगी ऑक्सीजन गैस। अब यहाँ एक प्रश्न और बनता है, लिख लेना कॉपी में आप। प्रश्न क्या है, यूं कहते हैं जल के विद्युत अपघटन से कैथोड पर कौन सी गैस प्राप्त होती है। कैथोड पर क्या मिलती है, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। या आ जाए जल के विद्युत अपघटन से एनोड पर कौन सी गैस प्राप्त होती है, कौन सी मिलेगी, एनोड पर ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। तो दो प्रश्न ये बनते हैं, ये भी लिख लो कॉपी में। कैथोड पर प्राप्त होने वाली गैस हाइड्रोजन, एनोड पर प्राप्त होने वाली गैस कौन सी है, ऑक्सीजन। तो अगर जल के विद्युत अपघटन से कैथोड पर कौन सी गैस और एनोड पर कौन सी गैस, ये दो प्रश्न और लिख लो आप। ठीक है ना, ये तो है जल का विद्युत अपघटन का डायग्राम आ गया यहाँ। ठीक है ना। अब देखो इसके बाद 14वां क्वेश्चन है 14, और 14 में क्या है, प्रश्न क्या लिखा हुआ है, बिना बुझा हुआ चूना जल से अभिक्रिया कर कोई विलयन बनाता है। यानी बिना बुझा हुआ चूना किसको बोलते, कड़ी को बोलते, कड़ी। जल के साथ क्रिया करके, तो गर्म बोलते हैं ना, कई बार कड़ी करते हैं, क्या करते हैं, घड़े में कड़ी डाल के उसमें पानी डाल देते हैं, तो उसमें जल से क्रिया होगी, कि वो क्या है, बिना बुझा हुआ चूना, या वो कैल्शियम ऑक्साइड कड़ी बोलते हैं, उसमें पानी डाला आपने, विलयन बन गया, उसको बोलते हैं चूने का पानी, जिससे हम पुताई करते हैं दीवारों पे। वो इस विलयन का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है। ठीक है, सही है। इसके बाद क्या लिखा है, तथा, इसमें क्या लिख दिया आगे, तथा तब ये वायु से धीमी अभिक्रिया कर यौगिक वाई बना लेता है। ठीक है ना, जिससे दीवार में चमके आ जाती है। अब दीवार है ना, कड़ी करने के बाद तुरंत दीवार में चमक नहीं आती, 15-20 मिनट बाद फिर धीरे धीरे क्या दीवार सफेद होती है। तो जो कड़ी में पानी डालने के बाद विलयन बना, उस विलयन की आपने दीवार पे पुताई कर दी, करने के बाद फिर दीवार पे ऑक्सीजन गैस है, क्या लिखा है यहाँ कि वायु से धीमी, वायु है ना, वायु में CO2 गैस, तो वायु इस दीवार पर लगी हुई उस विलयन से अभिक्रिया करेगी, फिर उस दीवार पर सफेदी बना देगी। तो हमें क्या लिखना है, देखो प्रश्न क्या है, एक्स व वाई को पहचानिए। अब देखो एक्स क्या है, देखो यहाँ पर इसमें लिखा नहीं, कैसे कि बिना बुझा हुआ चूना जल से अभिक्रिया कर एक्स विलयन बनाता है, ऐसे बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हैं ऐसे, क्या है, एक्स विलयन बनाता है, और इस एक्स विलयन का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने में करते हैं। तब ये वायु से धीमी अभिक्रिया करके यौगिक वायु बनाता है। तो यहाँ पर हमें बताना है
कि x और y क्या है। अब देखो कैसे यू उत्तर में क्या लिखोगे, ये चुनना, ये है चुनना, इस प्रकार से चुनना है ना, प्लस जल डाला चुनने में, जिसको बिना बुझा चुनना भी बोलते हैं, चुनना लिख दो या बिना बुझा चुनना। जल से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, विलयन एक्स, क्या बनाए, विलयन एक्स बनाए। और इस विलयन एक्स की क्या कर दिया हमने, दीवार पर पुताई कर दी, दीवार पर। और पुताई करने के बाद यहां पुताई होगी है ना, पुताई करने के बाद इसके संपर्क में क्या आई, वायु, और वायु संपर्क में आने के बाद ये दीवार क्या होगी, सफेद होगी। जब सफेद होगी ना तो यहाँ वाई बन गया, यौगिक वाई बना है। हमें एक्स और वाई को पहचानना है। अब देखो कैसे पहचानोगे, देखो यू क्या है, ये चुनना, चुनने का सूत्र आपसे पूछ लिया कि यौगिक एक्स वाई पहचानिए। और दूसरी देखो सेकंड क्या है, एक्स वाई वाई बनने की रासायनिक समीकरण भी लिखिए, ये भी है, तो हमें समीकरण भी लिखनी है। अब देखो ये चुनना है, क्या है, ये चुनना लिख दो या बिना बुझा चुनना लिख दो, ठीक है ना, प्लस जल, जल का सूत्र यू, जल डाला आपने, जल डालने से देखो इनको जोड़ दो, सी ए ओ और ओ, दो ओ दो क्या है, एच है, इसको यू लिख दो मैं, देखो यू सी ए और ओ एच कितने कर दूं, दो कर दूं, ये इस तरह से। अब चूने में पानी डालने के बाद ये बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया ये, ठीक है ना। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उठा के बोल दो कि ये वो स्टूडियो में टाइम लगेगा, कल आना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बन गया, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसको क्या बोलते हैं, ये है चूने का पानी, क्या ये चूने का पानी, ये चूने का पानी है, ये है यौगिक एक्स, ये एक्स है, ठीक है ना। एक्स पूछ ले, एक्स क्या है, क्या लिखेंगे, चूने का पानी, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र ये है, ये बनता है एक्स। अब इसको हमने दीवार पे पुताई की, दीवार पे पुताई करने के बाद ये दीवार के लग गया ऐसे, ये चूने का पानी, इसको हमने दीवार पे पुताई कर दी। अब दीवार के संपर्क में वायु आएगी, और वायु में ऑक्सीजन गैस भी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सभी गैसें हैं, क्या करेगी, ये चूने का पानी है ना, ये वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसके साथ क्रिया कर लेता है ये, और क्रिया करेगा देखो ऐसे, इस तरह से लिख दूं मैं, ध्यान देखना, सी ए CO2 दो, ये एक ओ यहां से ले लू मैं, क्या हो जाए, CO3 हो जाए, 3 मतलब यूं लिख दे ऐसे, Ca और CO3, इसका मतलब ये काम में आ गया, ये आ गया, और यहां से एक O काम में आ गया। अब देखो OH दो थे ना, यूं देखो दो थे, एक काम में आ गया, अब क्या बचा है, 2H और एक O, क्या निकल गया बाहर, H2O, क्या बन गया, H2O। अब H2O तो वाष्प बन के उड़ जाएगा दीवार से, दीवार पे क्या रह गया, ये कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। अगर पूछ लेना कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र, ये कैल्शियम कार्बोनेट क्यों कहते हैं, चौक काम लेते हैं बोर्ड चलाने के लिए, चौक का फॉर्मूला भी यही है, कहते हैं संगमरमर का सूत्र बताओ, संगमरमर का फॉर्मूला भी यही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये बन गया। और ये क्या होता है, सफेद, कैसा होता है, सफेद। अब ये दीवार पर है ना, कैल्शियम कार्बोनेट की पतली सी एक परत बन जाएगी, पतली सी, कई बार बोलते हैं ना कड़ी करते हैं, कड़ी बोलते हो आप, गाड़ी कर दी, जिससे क्या दीवार से पपड़ी उतरेगी, उस दौरान क्या होता है, ज्यादा अगर आप लगा दोगे वो कड़ी वाला पानी, तो कड़ी ज्यादा लग जाएगी ना, कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा बनेगा दीवार पे, परत क्या बनेगी, ज्यादा मोटी बन जाएगी, वो मोटी बन जाएगी तो उतरनी शुरू हो जाएगी, वो हम बोलते हैं ना कड़ी पतली पतली करो, पतली पतली मतलब दीवार पे पतली कैल्शियम कार्बोनेट की परत लगेगी, पतली सी, पतली लगी तो उतरेगी नहीं वो। तो ये व्हाइट रंग का कैल्शियम बन गया कार्बोनेट, और ये क्या है, यौगिक वाई है, क्या है, ये यौगिक वाई है। पूछ लेना एक्स क्या है, वाई क्या पहचानो, तो एक्स ये है, वाई ये है, दोनों की समीकरण लिखो, ये समीकरण दोनों की क्या होगी, इस तरह से आपको लिखना ही है, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद अपना अगला 15वां क्वेश्चन, 15 में क्या है,
नीचे दी गई अभिक्रियाओं का प्रकार बताइए। क्या है कि नीचे दी गई रिएक्शन के टाइप बताइए। टाइप में देखो किस तरह से करेंगे, है ना। और टाइप में देखो लिखा हुआ है, पहले तो रिएक्शन आइए और अभिक्रियाओं के प्रकार। इस तरह से देखो, एक तो Mg+O2 MgO बन रहा है। अब देखो, दो या दो से अधिक क्रिया कारक जुड़कर अगर एक ही उत्पाद बनाए तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। संयोजित हो गया, जुड़ गया ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। तो इसका मतलब मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जुड़ के MgO बना रहा है, तो दोनों जुड़ गए, एक ही बना उत्पाद है अकेला, उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। यानी दो या दो से अधिक क्रिया कारक जुड़कर एकल या एक ही उत्पाद का निर्माण करें, उन्हें संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये लिख देंगे, ये कौन सी रिएक्शन है, यह संयोजन अभिक्रिया। या इसका एक नाम और हो सकता है, O जुड़ रहा है Mg के साथ, MgO बन रहा है, तो O का जुड़ना क्या होता है, ऑक्सीकरण भी होता है, ये ऑक्सीकरण का प्रकार भी है। तो जो आप चाहो लिख सकते हो, इसको आप ऑक्सीकरण भी बोल सकते हो और इसको आप संयोजन अभिक्रिया भी बोल सकते हो। इसके बाद देखो सेकंड CuO प्लस H2 और यहां से Cu प्लस H2O बनाए। अब देखो इससे O निकल गया, O का निकलना क्या होता है, अपचयन, तो CuO का Cu में हो रहा है अपचयन, और इस H ने O ले लिया, जुड़ गया इसके साथ, O का जुड़ना होता है ऑक्सीकरण। इसका मतलब अपचयन भी हो रहा है और ऑक्सीकरण भी हो रहा है, और दोनों साथ होना उसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ये कौन सा है, ये रेडॉक्स रिएक्शन है। कौन सा है, ये रेडॉक्स अभिक्रिया का प्रकार है। ठीक है, फिर देखो ये AgNO3 KCl AgCl KNO3 बना है। अब देखो क्या हुआ, यहां पर देखो इस तरह से इस Ag ने K को हटाया और खुद इसकी जगह जुड़ गया AgCl। इस अब यू कहते हैं इस K ने इस Ag को हटाया और इस Ag की जगह K जुड़ गया, यानी Ag की जगह K लग गया, K की जगह Ag लग गया, दोनों एक दूसरे को हटा दें तो उसको बोलते हैं द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया। अगर मान लो Ag हटाता है इसको या K हटाता है इसको और केवल Ag बाहर निकाल देता, आगे कुछ नहीं बनता, तब तो विस्थापन होता। दोनों एक दूसरे को हटा रहे हैं और इससे देखो आगे ये बन गए, इसको बोलते हैं द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया। इसका मतलब क्या, किसको बोलते हैं, वे अभिक्रिया जिनमें आयनों का आदान प्रदान हो। देखो Ag प्लस होता है, NO3 माइनस होता है, A प्लस Cl माइनस, Ag प्लस Cl माइनस, A प्लस NO3 माइनस। Ag प्लस ने Cl माइनस ले लिया, प्लस को लेगा माइनस, NO3 माइनस ने K प्लस ले लिया, तो आयनों का आदान प्रदान उसको बोलते हैं द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया। तो ये किसका है, ये द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। क्या ये द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया का। अब देखो अगला ये इस तरह से, तो लेड नाइट्रेट, क्या ये PbNO3 PbNO3 लेड नाइट्रेट है, तो टूट रहा है PbONO2O2। अब देखो संयोजन अभिक्रिया कैसे थी, दो या दो से अधिक क्रिया कारक जुड़कर एक ही उत्पाद बनाए वो संयोजन, और एक अकेला क्रिया कारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाए वो वियोजन अभिक्रिया। तो हमें याद रखना संयोजन अभिक्रिया हमेशा वियोजन की क्या होती है, विपरीत अभिक्रिया होती है। संयोजन में जुड़ना, वियोजन में टूटना, उल्टा होता है एक दूसरे के। ये कौन सी अभिक्रिया है, टूट रहा है, ये टूट कर ये ऐसे बना रहा है, एक अकेला क्रिया कारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करें, उन्हें वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो कौन सी रिएक्शन है ये, यह वियोजन अभिक्रिया। कौन सी है, ये वियोजन अभिक्रिया का प्रकार है। अब देखो ये अकेला एक क्रिया कारक टूटा, CaO CO2, इसका मतलब एक से दो बन रहे हैं, टूट तो रहा है ये भी कौन सी है, ये भी वियोजन अभिक्रिया है। तो अकेला एक क्रिया कारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाए, वो कौन सी है, वियोजन अभिक्रिया। अब देखो ये Na2SO4 BaCl2, या बन गया BaSO4 2NaCl। देखो इस Ba ने इस Na को हटा दिया, इस Na ने Ba को हटा दिया, वापस इसकी तरह ये क्या हो रहा है, आयनों का आदान प्रदान। तो जहां आयनों का आदान प्रदान हो वो कौन सी होती है,
द्विविस्थापन, ये कौन सा है? द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। किसका है? द्विविस्थापन का है। एक देखो ये, और याद रखो जिस अभिक्रिया में आगे लिखा हुआ मिल जाए उष्मा से, इसका मतलब अभिक्रिया करके लास्ट में उत्पाद बनने के साथ में प्लस उष्मा भी निकली है, और वे अभिक्रियाएं जिनमें उष्मा का उत्सर्जन हो उनको क्या बोलते हैं? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? उष्माक्षेपी। ये कौन सा है? उष्माक्षेपी। वही है जो अभी लिखी ना पीछे हमने, कली वाली, कली को जल में मिलाया, ये जल कली का क्या बन गया? पानी, चूने का पानी। तो बोल देखते हो कई बार घड़े में चून आप कली मिला के पानी डालते हो, घड़ा पूरा क्या गर्म हो जाता है, इसका मतलब चूने पानी में घुलेगा तो उष्मा बाहर निकलेगी, घड़ा गर्म हो गया, तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। अब देखो ये Cu है, ये है ना, यहाँ Ca लिख दिया, Cu है, CuSO फॉर Fe, बड़ा Fe, Fe यहाँ जुड़ेगा, इस Cu को बाहर निकाल दिया, अगला इस ये बेचारा अकेला हो गया, अलग चला गया। अगर ये भी जुड़ जाता किसी के साथ तो द्विविस्थापन, ये अकेला हो गया और इसको हटा दिया, एक को सिर्फ एक हटाए तो वो विस्थापन, एक दूसरे को हटा दे तो वो द्विविस्थापन। इसने इसको हटाया है, इसे देखो ये बन गया और Cu बाहर निकल गया। ये कौन सी है? विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी है? ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब देखो ये MnO प्लस HCl, MnCl2, H2O, Cl2, देखो इनमें क्या है? ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। ये कौन सी है? रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सी है? ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। क्या है ये? रेडॉक्स अभिक्रिया का प्रकार। तो रिएक्शन आप थोड़ी पहचाननी आनी चाहिए, इतनी ये कर लोगे ना, इनमें से कोई ना कोई एग्जाम में अगर पूछेंगे ना अभिक्रिया पहचानो तो आप आ सकता है ना। और अगर ये इतनी याद कर लोगे, किसी भी अभिक्रिया का उदाहरण आ जाएगा ना, वियोजन का उदाहरण लिखो, संयोजन का लिखो, रेडॉक्स का लिखो, द्विविस्थापन का लिखो, विस्थापन का लिखो, आप लिख सकते हो इनसे, है ना, इस तरह से। अब देखो इस अपने पहले इस चैप्टर में लास्ट प्रश्न है, देखो लास्ट में क्या है? निम्न अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए। संतुलन का मतलब क्या होता है? ये तो क्रिया कारक, और ये क्या है? याद रखना, रासायनिक अभिक्रियाओं को रासायनिक समीकरण की सहायता से दर्शाते हैं। और रासायनिक समीकरण में है ना, लेफ्ट साइड में लिखते हैं, कुछ राइट साइड में लिखते हैं, दोनों के बीच लगाएंगे ऐसे एरो, है ना। ये लेफ्ट हैंड साइड और ये क्या है? राइट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं उनको बोलते हैं रिएक्टेंट यानी क्रियाकारक या अभिकारक बोलते हैं, कई बार अभिकारक भी लिख देते हैं। राइट हैंड साइड में हम लिखते हैं क्या बोलते हैं? उत्पाद। बीच में तीर लगाते हैं ऐसे, और ये तीर क्या है? अभिक्रिया की दिशा को दर्शाता है। क्या करता है? अभिक्रिया की डायरेक्शन को दर्शाता है कि अभिक्रिया इधर हो रही है, क्रियाकारक से इधर उत्पाद बन रहा है ये। अब देखो याद रखना, संतुलित अभिक्रिया में जितने तत्व इधर होंगे उतने ही उधर होंगे। देखो Mn यहां पर भी है, इधर भी है, O यहां पर भी है, यहां भी है, Cl यहां पर भी है, यहां भी है, Ha यहां पर भी है, यहां पर भी है। लेकिन अब देखो Mn यहां एक एक, ठीक है, सही है, दोनों साइड में बराबर होने चाहिए तब संतुलित होगी। O दो, O एक ही है, H एक, H यहां दो है, और Cl यहां एक, यहां Cl दो। क्या लगाएं यहां आगे पीछे इनमें, दोनों तरफ बराबर हो जाए। अब देखो मैं लगा रहा हूं, पहले O को चेक करो, है ना। O यहाँ दो है, यहाँ कितने? एक। क्या लगा दिया आगे? यहाँ दो लगा दिया मैंने, दो लगाते ही अब देखो O तो दो हो गए पूरे, Mn एक पूरा, ठीक है, लेकिन H कितने? दो दो नहीं, चार हो गया बस। H चार हो गए, यहाँ H एक ही है, यहाँ क्या लगा दें? चार लगा दिया, और चार लगाते ही H चार, Cl भी कितने हो गए? चार। अब यहाँ Cl कितने हैं? दो ही है, यहाँ भी दो लगा दो, दो दो नहीं चार, Cl भी चार। देखो एक Mn एक Mn, दो O दो O, है ना, चार H, दो दूनी चार H, चार Cl, दो दूनी चार Cl, संतुलित होगी। ऐसे है ना, आप एग्जाम में संतुलित करने आ जाए ना तो आप रफ में ऐसे लगा लगा के देख लिया करो, जब लगे ना दोनों साइडों में तत्व बराबर आगे, दोनों साइडों में बराबर है, जितना इधर है वो तत्व उतना ही उधर है, तब संतुलित हो जाएगी। ऐसे आप लगा के देखो, दो कभी लगाओ, तीन लगाओ, इन पर एडजस्ट करोगे, एक दो मिनट में आप इसको संतुलित कर लेंगे। घबराने की आवश्यकता नहीं, रटने की आवश्यकता नहीं, रटोगे तो भूल जाओगे, ठीक है ना। अब देखो ये है, इसको एफ ही कितने हैं? सबसे पहले आप ओ देख लिया करो, बस ओ को पहले करो संतुलित, उसके बाद बाकी एच को बाद में, उसके बाद अन्य को। एफ ही दो एक, ओ कितने?
3, यहाँ भी कितने हो 3, ठीक है। एल्यूमिनियम कितने हैं 1, यहाँ कितने एल्यूमिनियम 2। अब देखो कैसे करें, जैसे मैंने मान लो यहाँ 2 लगा देता है Fe के आगे, क्या लगा देता है यहाँ 2, Fe कितने हो जाएंगे 2 दूनी 4, O कितने हो जाएंगे 6, यहाँ O कितने हैं 3 ही है। तो यहाँ जैसे मैं लगा दूं यूं इस तरह से Fe2 लगा दिया, तो Fe4 हो गए ना, यहाँ Fe4 कर दिए, Fe4 2 दूनी 4, O 3 दूनी 6, O कितने हैं 6 करने 2 लगा दिए 3 दूनी 6। एल्यूमिनियम कितने हो गए 2 दूनी 4, 4, एल्यूमिनियम भी 4। अब देख लो काउंट कर लो, Fe 2 दूनी 4, Fe4, O 3 दूनी 6, O कितने हैं 3 दूनी 6, एल्यूमिनियम 4, 2 दूनी 4 एल्यूमिनियम, ये संतुलित होगी, ठीक है ना। इसको देखो थोड़ी सी रिएक्शन गलत लिख दी है ना, यहाँ H2 आएगा, ये वैसे संतुलित ही है। देखो Ca 1, अब देखो O कितने 2 है, 2 बार 2 लगा, इसका मतलब ये भी 2 है और ये भी 2 है ना, ये 2 O 2 और 2 यहाँ कितने हैं 4 O, देखो 3 ये और 1 ये 4 पूरा है। अब देखो H कितने हैं 2 है और यहाँ H कितने हैं 2 है, मतलब कार्बन कितना है यहाँ 1, यहाँ कितने कार्बन 1, संतुलित, ये ऑलरेडी पहले संतुलित है, रिएक्शन लिख दी गई है इसे, ठीक है। अब देखो ये Mg फिर HCl, MgCl2 H2, अब देखना Mg यहाँ 1, 1 यहाँ, Cl यहाँ 1, यहाँ 2, H यहाँ 1, यहाँ कितने हैं 2। अब देखो इसको मैं लिख दूं 2 लगा दूं, यहाँ 2 लगा दिया, तो H कितने हो गए 2, Cl 2 दूनी 2 हो गए, Mg 1 भाई, तो मतलब क्या होगी ये संतुलित होगी है। इसको देखो NaOH H2SO4, फिर ये H2O और Na2SO4 बन गया। अब देखो Na यहाँ 1, या कितने हैं 2, बराबर नहीं है, O 1 है और 4, 5 O है, इधर कितने 1 4 5 O पूरे हैं, ठीक है ना। S1 ठीक है, H1 और 3 4, ये 1 और 2 3, यहाँ H कितने 2। अब इसको संतुलित करना है, क्या करें यहाँ 2 लगा दूं मैं, 2 लगाते ही Na2 SO4, ठीक है। H 2 है ना, यहाँ H 2 हो गए, OH कितने हो गए 2 हो गए ना, H2O H2O 2 क्या बन गए, ये क्या होगी संतुलित होगी। तो ऐसे रिएक्शन को क्या करना है संतुलित करना है। ये आज का अपना जो चैप्टर जो है ना मेन है ना, ये थोड़ा देखो इस तरह से, ये अपना आज पहला चैप्टर था ये ना, और जहां तक हो सके ना आप ये सारे क्वेश्चन करना जो मैंने करवाए, और साथ में देखो क्वेश्चनों के साथ में है ना मैंने आपको अन्य क्वेश्चन भी बताए हैं साथ साथ में, उनको भी क्या करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा साथ साथ में लिखते चलेंगे, ठीक है ना। कल अपने अगली क्लास में जो है ना इसी चैप्टर के थोड़े ज्यादा नहीं 15-20 मिनट 30 मिनट का थोड़े से और 2-4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट से हैं वो है ना, थोड़ा सा विकृत गंधिता के 1-2 क्वेश्चन इसमें लिखे नहीं मैंने है ना, वो इसमें हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो ये वीडियो आप तक पहुंचते ही आप क्या करेंगे सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि जब अगला डालू ना वीडियो तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन तुरंत आ जाएगा कि एक नया डाला गया वीडियो, तो तुरंत क्या आप उसको आगे फिर कंटिन्यू कर सकते हो। तो अपने ये 13 यानी 13 चैप्टर है, 13 चैप्टर के मान लगभग मान लो 15-16 बनाएंगे अपने वीडियो, ठीक है ना। और एक चैप्टर का लगभग 1-1.5 घंटे का बनेगा, तो मतलब अगर 1-1.5 घंटे आप ढंग से बैठ कर पढ़ लोगे ना नोट्स बना लोगे तो आपका एक चैप्टर हो जाएगा। कहने का मतलब है साइंस वाला पार्ट जो है ना आपका ये मानो 15-16 घंटे में, अगर 2 दिन आप बैठ के पढ़ोगे ना देखोगे नोट्स बनाओ याद करोगे तो आपके याद हो जाएंगे, 2 दिन में पूरी साइंस आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। और एग्जाम में ये मानो लगभग 99% क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन घुमा फिरा के आएगा तो अगर आपको ये चीजें आती है ना उससे आप अन्य क्वेश्चन भी आप आराम से सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट ये पार्ट 1 है, उसके बाद पार्ट 2 में यानी चैप्टर 2 में मिलेंगे। उससे पहले थोड़ा सा चैप्टर 1 का 15-20 मिनट का और बना के डालूंगा मैं, वो देखना। उसके बाद फिर पार्ट 2 अपना आएगा, वो चैप्टर नंबर 2 का आ जाएगा, ठीक है ना। ये सभी देखे आगे शेयर करना, जो बच्चे आपके संपर्क में है अपने भाई बहन है जो भी है ना, जो भी तो पढ़ना चाहें उनको भी आगे इस बात को
पहुँचाएँ ताकि वो भी इसको का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है? ओके, धन्यवाद।